वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको द बॉय विथ अ कैटरपुट पढ़ाने वाले हैं, जिसके राइटर हैं भीष्म साहनी। ठीक है, और जिनका जन्म 1915 में और डेथ 2003 में हुआ था। और यह स्टोरी द बॉय विथ ए कैटरपुट 1983 में पब्लिश किया गया था। और कैटरपुट का मतलब होता है गुलेल। आप लोगों ने गुलेल को देखा होगा, जनरली लोग इसका इस्तेमाल पशु पक्षियों को मारने के लिए करते हैं। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आवर क्लास एट स्कूल हैड एन और असॉर्टमेंट ऑफ बॉयज। असॉर्टमेंट का मतलब देखिए मिक्स कलेक्शन, मतलब कि स्कूल में तरह तरह के बॉयज हैं। बट द ऑडेस्ट बॉय इन द स्कूल वाज बोधराज। लेकिन सबसे विचित्र उसमें कौन सा लड़का है जिसका नाम बोधराज है। वी वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम। सभी लोग उससे क्या होते हैं, डरते हैं। अफ्रेड मतलब डरना, अफ्रेड मतलब डरना होता है। इफ ही पिंच एनीवन्स आर्म, अगर वो कभी किसी के हाथ में अगर पिंच कर दे, मतलब इस तरह से काट दे, द आर्म वुड स्वेल अप एज इफ फ्रॉम स्नेक बाइट। तो ऐसे सूज जाता, स्वेल मतलब सूजना, जैसे लगता है कि किसी ने स्नेक ने बाइट किया है। ही वॉज अटरली कलॉस। कलॉस का मतलब देखिए इनसेंसिटिव, मतलब कि जिसमें कोई किसी के लिए दया ना हो। तो वो एक ऐसा लड़का था जो इनसेंसिटिव था। ही वुड कैच अ वास्प विथ हिज बेयर फिंगर्स। वो अपने नंगे फिंगर्स से वो क्या करता, कोई इंसेक्ट को पकड़ता, पुल आउट इट स्टिंग, उसको खींचता और उसको दर्द देता। स्टिंग मतलब दर्द देना। टाई अ थ्रेड राउंड इट एंड फ्लाई लाइक अ काइट। फिर क्या करता कि उसमें धागा बांधकर उसको पतंग की तरह उड़ाता। ही वुड पाउंस ऑन ए बटरफ्लाई सिटिंग ऑन अ फ्लावर एंड क्रश इट बिटवीन हिज फिंगर्स, और एल्स स्टिक अ पिन थ्रू इट एंड पिन इट हिज नोटबुक। अब वो क्या करता, जब भी कोई बटरफ्लाई जो फूलों पर बैठी होती उसको देखता तो उस पर झपट्टा मारता और उसके अपने हाथों से दबाता, या क्या करता कि उसमें पिन लगाकर उसको अपने नोटबुक में रखता उस बटरफ्लाई को। इट वॉज सेड दैट इफ ए स्कॉर्पियन स्टंग बोथराज, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बिच्छू अगर बोथराज को डंक मार दे, द स्कॉर्पियन वुड फॉल डेड, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उस डेड हो जाएगा। मतलब कि स्कॉर्पियन ही उल्टा बिच्छू ही मर जाएगा अगर वो बोथराज को डंक मारता है। बोथराज ब्लड बिलीव टू बी सो फुल ऑफ वेनम, वेनम मतलब होता है विष। तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो ब्लड है ना बोधराज का, वो विष से भरा हुआ है। दैट इवन स्नेक बाइट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, अगर उसको स्नेक भी काटता है तो उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। ही ऑलवेज हैड अ कैटापल्ट, ही ऑलवेज हैड अ कैटापल्ट इन हिज हैंड एंड वाज एन एक्सेलेंट शॉट। तो उसके हाथ में हमेशा गुलेल रहती थी और उसका निशाना काफी अच्छा हुआ करता था। हिज फेवरेट टारगेट्स वर बर्ड्स, और वो ज्यादातर पक्षियों का शिकार करता था। ही वुड स्टैंड अंडर अ ट्री, वो क्या करता, वो ट्री के नीचे खड़ा हो जाता। टेक एम एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और क्या करता, टारगेट करता एक बर्ड को और अगले ही क्षण क्या होता, टेक हिम एंड द नेक्स्ट मोमेंट बर्ड्स क्राइज वुड रेंड द एयर एंड अ फ्लफ ऑफ फीदर्स वुड फ्लोट डाउन। तो पक्षी के साथ साथ उसके पंख टूटकर हवा को चीरते हुए नीचे की ओर गिरते चिल्लाते हुए, मतलब उसका निशाना एकदम सटीक पक्षी पर बैठता और अगले ही क्षण जैसे ही निशाना लगा था अगले ही क्षण वो पक्षी नीचे गिरकर मर जाता। और एल्स ही वुड क्लाइम अप अ ट्री, कभी कभी क्या करता वो खुद पेड़ पर चढ़ जाता। टेक अवे द एग्स एंड डिस्ट्रॉय द नेस्ट, वो क्या करता, अंडे को अलग करता और घोंसले को, नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता, नष्ट कर देता। ही वॉज विंडेक्टिव, विंडेक्टिव का मतलब देखिए विद अ डिजायर टू हर्ट, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाकर उसको काफी आनंद आता था। एंड टुक प्लेजर इन हंटिंग अदर्स, और दूसरों को मारकर नुकसान पहुंचाकर हंट कर उसको काफी मजा आता। ऑल बॉयज वर स्कैर्ड ऑफ हिम, सारे लड़के उससे डरते थे। इवन हिज मदर कॉल्ड हिम ए राक्षस, राक्षस मतलब डेमन होता है, ठीक है, हिंदी वर्ड है। तो इसकी माता भी उसको राक्षस करती। हिज पॉकेट्स बल्ज्ड विथ स्ट्रेंज थिंग्स, उसके पॉकेट जो होते थे विभिन्न चीजों से भरे होते थे। बल्ज मतलब भरा होना। लाइक पैरोट, जैसे कि जिंदा तोता, या फिर एन असॉर्टमेंट ऑफ एग्स, तरह तरह के अंडे होते थे। और प्रिकली हेडकहोग, हेडकहोग एक तरह का जानवर है, कटीला जानवर। तो ये सब अपने साथ पॉकेट में लेकर वो घूमता था। ए बोधराज क्वारल्ड विथ एनीवन, अगर उसकी लड़ाई किसी के साथ हो जाती, ही वुड चार्ज एट हिम हेड ऑन अ लाइक अ बुल, तो अपने सर से, इस तरह से बुल जो होता है ना अपने सर से अटैक करता है, उसी तरह वो अटैक करता। और विशियसली, विशियसली का मतलब होता है बड़ी अजीब तरीके से, निर्दयता के साथ, किक एंड बाइट हिम, उसको क्या करता कि किक करता, अपने पैरों से मारता या फिर काट लेता। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वी वुड
रिटर्न होम, सभी लोग हम लोग घर चले जाते, बट बोथ राज वुड बी ऑफ हिज वॉन्डरिंग्स, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकना, आवारा की तरह। तो हम लोग स्कूल के बाद घर चले जाते थे, लेकिन बोधराज घर नहीं जाता था, वो आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता था। माई फादर वॉज गिवन ए प्रमोशन, तो माई फादर यहाँ मतलब कि जो नरेटर है, ऑथर है, उसकी बात हो रही है, उसके पिताजी का प्रमोशन हो गया इन हिज जॉब एंड ही मूव्ड इनटू अ लार्ज बंगलो। अब वो एक दूसरे जगह पर एक बड़े से बंगलो में शिफ्ट हो गए हैं। इट वॉज एन ओल्ड स्टाइल बंगलो, हालांकि ये जो बंगलो है ये पुराने जमाने का है, पुराने तरीके से बनाया गया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, और ये सिटी के थोड़ा बाहर बसा हुआ है। इट हैज़ ब्रिक फ्लोर्स, और जो इसकी फ्लोर है वो ब्रिक मतलब ईंटों की बनी हुई है। हाई वॉल्स, दीवार काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, और स्लैंटिंग रूफ मतलब कि तिरछी छत है। एंड गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड श्रब, तो गार्डन है, बगीचा है, वहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे और झाड़ियाँ हैं। दो कंफर्टेबल इट सिम rather एम्प्टी एंड बिग, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन खाली है। एंड बीइंग फार फ्रॉम द सिटी, और सिटी से थोड़ा दूरी पर भी है। माई फ्रेंड्स सेल्डम केम टू विजिट मी, तो उसके जो फ्रेंड थे वो शायद ही यहाँ पर आते थे उसके साथ विजिट करने, मतलब बंगलों में। द ओनली एक्सेप्शन वॉज बोधराज, हाँ लेकिन एक को छोड़कर, और वो था बोधराज। अब बोधराज यहाँ पर बंगलों में क्यों आता था? ही फाउंड इज अ गुड हंटिंग ग्राउंड, क्योंकि उसको यहाँ हंट करने का काफ़ी अच्छा जगह मिल गया था। द ट्रीज हैज़ मेनी नेस्ट, मतलब कि ट्रीज जो थे और वहाँ पर बहुत सारे नेस्ट मतलब घोंसला था। मंकीज रोम अबाउट द अंडर द बुशेस, तो वहाँ झाड़ियों में जो बंदर मंकी चहलकदमी करते रहते थे। लिव्ड अ पेयर मंगूज, और वहाँ पर नेवलों की एक जोड़ा भी था। बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे, देयर वॉज अ बिग रूम वेयर माई मदर स्टोर आवर एक्स्ट्रा लगेज, तो घर के पीछे एक स्टोर हाउस होता था, और वहाँ पर जो माँ जो थी हमारे एक्स्ट्रा जो सामान थे वहाँ पर वो रखवा दी थी। दिस रूम हैड बिकम अ हॉन्ट ऑफ पिजन, तो हंट मतलब अड्डा, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे पिजन रहते थे। यू कुड हियर देम क्विंग ऑल डे, क्विंग का मतलब पिजन जो होती है ना कबूतर, उसकी आवाज़, गुटरगू की आवाज़ आप हमेशा सुन सकते हैं पूरा दिन। नियर द ब्रोकन ग्लास ऑफ द वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मतलब होता है जो रूफ के पास होता है ना, जिसको रोशनदान भी कहते हैं, तो वहाँ एक रोशनदान है और वहाँ की जो ग्लास है वो टूटी हुई है। देयर वाज ए मैनियास नेस्ट, तो वहाँ पर क्या है, एक मैनिया का घोंसला है। द फ्लोर ऑफ द रूम वॉज लिटर्ड, और फ्लोर जो जमीन है वहाँ पर कूड़े कचरे गिरे हुए हैं। द फ्लोर ऑफ द रूम वॉज लिटर्ड विथ फीदर्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स, ब्रोकन एग्स एंड बिट्स ऑफ स्ट्रॉ फ्रॉम नेट्स, तो वहाँ पर क्या क्या गिरा हुआ है? कुछ पक्षियों के पंख गिरे हुए हैं, कुछ पक्षी गिरे हुए हैं, कुछ टूटे अंडे गिरे हुए हैं, और कुछ उसके घोंसलों से घास या फूस जो है ना, स्ट्रॉ मतलब होता है घास फूस, वो गिरा हुआ है। अभी ये सब क्यों गिरा हुआ है इसको जानकारी हम आपको लास्ट में देंगे। माई मदर डिड नॉट अप्रूव माई फ्रेंडशिप विद बोधराज, उसकी माता को ये पसंद नहीं था कि मेरी फ्रेंडशिप, मतलब जो नरेटर है, ऑथर है, उसकी फ्रेंडशिप बोधराज से हो। बट सी रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ डेट आई वॉज लोनली एंड नीडेड कंपनी, वो अकेले हैं और उनको किसी कंपनी मतलब फ्रेंड्स की जरूरत है। वन डे माई मदर सेड, एक दिन मेरी माँ कहती है, माई मदर सेड टू मी, इफ़ योर फ्रेंड इज सो फॉन्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेस्ट, अगर तुम्हारा दोस्त जो है नेस्ट मतलब घोंसलों को अगर बर्बाद करने में इतनी शौकीन है, इतनी दिलचस्पी रखता है, टेल हिम, तो उससे कहो टू क्लीन आवर स्टोर रूम, तो हमारा स्टोर रूम को क्लीन कर दे। द वर्ड्स हैव मेड इट वेरी फिल्थी, फिल्थी मतलब गंदा, तो पक्षियों ने इसको काफ़ी गंदा कर दिया। आई प्रोटेस्टेड, मैंने विरोध किया। यू सेड इट्स क्रूएल, यह निर्दयता वाला काम है, टू डिस्ट्रॉय नेस्ट, घोंसलों को बर्बाद करना यह निर्दयता का काम है। तो आप कैसे कर सकती है कि मैं अपने दोस्त से बोल दूँ कि वो सारे घोंसलों को तोड़ दे। आई डिड नॉट सजेस्ट ही शुड किल द बर्ड्स, मैंने उसको सजेस्ट नहीं किया कि उसको पक्षियों के घोंसले को नुकसान पहुंचाना चाहिए। ही कैन रिमूव द नेट्स विदाउट हार्मिंग देम, वो जो गंदगी है या फिर जो घोंसले हैं उसको साफ कर सकता था बिना पक्षियों को नुकसान पहुंचाए। द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम, अगले क्षण बोधराज वहां पर पहुंच जाता है। आई टुक हिम टू द गोडाउन, और मैं उसको गोडाउन ले जाता हूँ। इट वॉज डार्क एंड स्मेली एज दो वी हैड एंटर एन एनिमल्स लेयर, तो उस जगह पर क्या है, काफ़ी अंधेरा है और स्मेल भी आ रही है। स्मेल इसलिए आ रही है कि वो पशुओं के आराम करने का जगह है। आई कॉन्फेस आई वॉज सो वॉट वरीड, तो मैं अपने आप में ही समझाता हूँ, अपने आप में ही बोलता हूँ कि
चिंता की बात तो है, क्योंकि बोधराज अगर आ गया है तो जनरली वो बच्चों को हत्या ही करेगा। व्हाट इफ ए ट्रू टू फॉर्म बोधराज डिस्ट्रॉयड द नेस्ट, पुल्ड आउट द बर्ड्स फीदर एंड ब्रोक देयर एग्स, तो क्या बोधराज जो है पक्षियों घोंसलों को नुकसान पहुंचाएगा? क्या उनके पंख को तोड़ेगा? क्या उनको दर्द देगा? क्या उनके अंडों को तोड़कर अपने साथ ले जाएगा? ऐसा आपस में ही मैं सोच रहा हूँ। बोधराज हैड ब्राउट हिज कैटापुल्ट, और बोधराज आ जाता है और उसके हाथ में क्या है? गुलेल है। ही स्टडीड द पोजीशन ऑफ द नेस्ट अंडर द रूफ, नेस्ट मतलब कि घोंसले को वो देखता है, पोजीशन लेता है और उसके ठीक उसके नीचे, छत के नीचे वो आ जाता है। नियर द वेंटिलेटर वॉज ए मैनियाज नेस्ट, तो वहां पर वेंटिलेटर के पास एक मैनिया का घोंसला है। आई कुड सी बिट्स ऑफ कर्टन वुड एंड रैक हैंगिंग आउट, तो घोंसलों से कुछ कॉटन, जैसे पक्षियों जो होते हैं ना अपने घोंसले बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कॉटन कुछ ऊल इस तरह से जो है ना वो लटक रहा है, दिख रहा है। इससे पता चल रहा है कि वहां पर मैनिया का घोंसला है। सम पिजन्स स्टूड अप एंड डाउन अ बीम कूलिंग टू वन अनदर। बीम क्या होता है? जिस पर छत खड़ा होता है, जैसे पिलर होता है ना, तो ऊपर भी लगा होता है, उसको हम लोग बीम कहते हैं। तो वहां बीम पर जो है कुछ पिजन्स जो है चहलकदमी कर रहे हैं और एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं और गुटरगू कर रहे हैं। द मैनियास लिटिल वंस आर अप देयर, तो वहां पर मैनिया के कुछ छोटे बच्चे भी हैं। सिड बोधराज एमिंग विथ हिज कैटापुल्ट, अब क्या करता है? उसको निशाना लगाता है अपने गुलेल से। आई नोटिस टू टाइनी येलो बीक्स पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट, तो मैंने नोटिस किया कि दो बीक मतलब पक्षियों के चोंच, जो वहां पर मैनिया के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो झांक रहे हैं अपने घोंसलों से। लुक बोधराज एक्सक्लेम, बोधराज चिल्लाते हुए कहता है, वो देखो, दिस इज अ गंगा मैनिया, वो तो गंगा मैनिया है। इट इजंट यूजुअली फाउंड इन दिस एरियाज, हालांकि ये जो गंगा मैनिया इस एरिया में तो नहीं पाया जाता। वेयर आर द पेरेंट्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा इसके पेरेंट्स किधर है? मस्ट हैव गॉन टू इन सर्च ऑफ फूड, और वो अवश्य भोजन की तलाश में गए होंगे। दे शुड बी बैक सून, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। बोधराज रेज हिज कैटापल्ट, अपने जो कैटापल्ट है, गुलेल है, उसको ऊपर उठाता है। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हिम, मैं उसको चाहता था कि रोक दूं, बट बिफोर आई कुड ओपन माई माउथ, इससे पहले कि मैं अपना मुंह ओपन करता, देयर वाज ए स्विचिंग, एक अजीब सी आवाज चलने की, जैसे गुलेल को आप छोड़ते हैं तो स्विच जो आवाज होती है वैसी आवाज निकली। साउंड एंड देन अ लाउड क्लैंग एज द पेबल, और उस पर झंझनाते हुए वो पत्थर हिट द आयरन सीट ऑफ द रूफ, जो आयरन सीट लगा हुआ था रूफ पर, उस पर जाकर टकरा जाता है। मतलब कि उसका निशाना काफी तेज है, इसके बोलने से पहले ही वो पत्थर को गुलेल से चला देता है। द टाइनी बिग्स वैनिक्स, जो उसके बिग्स थे वो अब गायब हो जाते हैं, मतलब डर कर वो घोंसले के अंदर छिप जाते हैं। द क्विंग एंड टिटरिंग सीज, अब जो कबूतर थे जो गुटरगू कर रहे थे, जो स्माइल कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं? वो भी चुप हो जाते हैं। इट सीम एज इफ ऑल द बर्ड्स हैड बीन फ्राइटेंड इनटू साइलेंस, ऐसा लग रहा था सारे जो पक्षी डर कर एकदम चुप से हो गए। बोधराज लेट फ्लाई अनदर पेबल, अब क्या करता है? वो दूसरा पेबल को उठाता है। दिस टाइम इज स्ट्रक अ बीम, लेकिन यह भी निशाना चूक जाता है, यह जाकर बीम से टकराता है। बोधराज वॉज प्राउड ऑफ हिज एम, बोधराज को अपने ऊपर गर्व था उसके निशानेबाजी पर। बट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, लेकिन इस बार वो अपने टारगेट मिस कर चुका था। ट्वाइस एंड वॉज वेरी एंग्री विथ हिम, तो अपने 2 बार टारगेट मिस करने के कारण वो काफी गुस्सा में था अपने आप पर, उसको काफी गुस्सा आ रहा था। When the chicks peeped over the rim of nest, अब क्या होता है कि फिर वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घोंसलों से बाहर आकर झांकने लगते हैं। बोधराज हैड अ थर्ड ट्राई, तो वो तीसरा ट्राई करता है, मतलब तीसरा निशाना लगाता है। दिस टाइम द पेबल हिट द साइड ऑफ द नेस्ट, और इस बार क्या होता है कि घोंसला के बगल में जाकर वो पेबल पत्थर लगता है। अ फ्यू स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब घास फूस पुआल जिससे घोंसला बनता है। एंड बिट्स ऑफ कॉटन वुड फेल, तो जो जिससे बना होता है घोंसला कपड़ों से, कॉटन से, वो अब नीचे आके गिर जाता है क्योंकि जस्ट उसके बगल में पत्थर लगा था। बट द नेस्ट वॉज नॉट डिसलॉस्ट, लेकिन डिसलॉस्ट का मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो जहां था उसका घोंसला वहीं का वहीं रह गया। बोधराज लिफ्टेड हिज कैटापुल्ट अगेन, अब वो अपने कैटापुल्ट को फिर उठाता है। सडनली, अचानक, अ लार्ज शैडो फ्लिटेड अक्रॉस द रूम, फ्लिटेड मतलब मंडराना, तो अचानक क्या होता है ना कि एक अजीब सा कुछ परछाई
उस रूम में चारों तरफ मंडराने लगता है। ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम द वेंटिलेटर, वेंटिलेटर से जो लाइट आ रहा था वहां से वो लाइट ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। स्टार्टलीड मतलब आश्चर्यचकित। वी लुक, हम लोग आश्चर्य से देखते हैं। गेजिंग डाउन एट अप मेंसिकली का मतलब होता है डरावना, तो हम लोग गेज मतलब गौर से देखते हैं, डरे होते हैं, ठीक है। वॉज अ लार्ज काइट विथ इट विंग्स आउट स्ट्रेस, तो हम लोग क्या देखते हैं डर से कि एक काइट मतलब एक चील जो अपने बड़े बड़े पंखों के साथ उस रूम में आ गया है, जो अपने पंख को फैला रहा है। द मैनिया चिक्स बिगैन फ्लटरिंग देयर विंग्स एंड स्ट्रीकिंग लाउडली। अब मैनिया के जो छोटे बच्चे थे अब वो क्या करते हैं, अपने पंख को फड़फड़ाने लगते हैं डर से, ठीक है, और उनकी आवाज जो है वो चीख में बदल जाती है। वट वुड द काइट डू, या काइट मतलब ये चील क्या करेगा। द काइट लेफ्ट द वेंटिलेटर एंड पर्च्ड ऑन अ राफ्टर। अब वो पर्च मतलब बैठना, तो क्या होता है कि वेंटिलेटर से उठकर वो रैफ्टर देखे क्या होता है, रैफ्टर अ बीम दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द रूफ, मतलब कि जहां पर मैनिया जो बनाई थी घोंसला उसके आसपास वो आकर वहां पर बैठ जाता है। इट हैड फोल्डेड बैक इट्स विंग्स, अपने पंख को मोड़ लेता है। इट स्टुक इट्स क्रेगी नेक, क्रेगी मतलब जो उसका गर्दन है काफी ऊंचा, एंड पीर टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, पीर मतलब देखना, तो इधर उधर वो अपने गर्दन को उठा के देखने लगता है। द बर्ड्स फ्राइटेंड क्राइज फिल्ड द एयर, पूरी जो वातावरण है उसमें पक्षियों की डर की आवाज से गूंज उठती है। द काइट हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे से बोधराज, बोधराज कहता है कि यह जो काइट है वो रोज यहाँ पर आता है। आई रियलाइज वाई ब्रोकन विंग्स स्ट्रॉ एंड बीट्स ऑफ बर्ड्स फ्लेश लिटर द फ्लोर। वो कहता है अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब मैं समझ गया कि जो पक्षी जो हैं उनके पक्षी जो है मरे हुए या फिर उनके घोंसले या फिर उनके अंडे फर्श पर हमेशा क्यों पड़ा रहता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वो चील के कारण ही पक्षी जो है ना उनके घोंसले या फिर उनके अंडे नीचे जमीन पर पड़ा होता है। द काइट मस्ट हैव रिवेज द नेक्स्ट ऑफेन, हमेशा वो क्या करता होगा या उनके घोंसले को रिवेज मतलब बर्बाद कर देता होगा। बोधराज हैड नॉट टेकन हिज आइज ऑफ द काइट, बोधराज जो था अभी तक अपनी नजरें हटाए नहीं था उस चील से। विच हैज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मतलब उस घोंसले की तरफ वो चील बढ़ रहा था और जो बोधराज था अपनी नजर जमाए हुए था। द क्राइस बिकेम थ्रिलर, अब जो पक्षियों की रोने की आवाज थी, चिल्लाने की आवाज थी, अब वो तीक्ष्ण होने लगी। आई वॉज द बंडल ऑफ नर्व्स, और बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब वेरी नर्वस मतलब कि उस टाइम दिमाग काम ना करना, ठीक है। आई का इस्तेमाल हुआ है नरेटर के लिए। बोधराज रेज हिज कैटापुल्ट एंड इन द काइट, अब बोधराज क्या करता है, अपना कैटापुल्ट को उठाता है और काइट पर और चील पर निशाना लगा देता है। डोंट हिट द काइट इट विल अटैक यू, आई शॉटेड, मैंने चिल्लाया, मतलब नरेटर चिल्ला के बोलते हैं कि चील पर निशाना नहीं लगा, वो तुम पर अटैक कर देगा। बट बोथ राज पेड नो अटेंशन, लेकिन बोधराज मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। द पेबल मिस द काइट एंड हिट द सीलिंग, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो कैटापुल्ट चलाता है जो पत्थर होता है वो चील को नहीं लगता, वो सीलिंग पर जाकर लगता है, मतलब ऊपर सीलिंग जो होती है ना उस पर। द काइट स्प्रेड इट विंग्स वाइड एंड पियर डाउन, अब क्या होता है कि अपने पंख को फैलाता है चील और नीचे की ओर देखता है जहां पर ये दोनों खड़े हैं। लेट्स गो आउट ऑफ हियर, आई सेड फ्राइटेंड, मैं डर से बोला ऑथर कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं। द काइट विल ईट अप द लिटिल वंस, दिस साउंडेड रैदर स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम हिम, तो बोधराज कहता है कि वो चील जो है ना ये दोनों छोटे पक्षियों को मतलब बच्चों को खा जाएगा, और इस तरह की आवाज सुनकर जो नरेटर है ऑथर है उनको थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, कि क्योंकि बोधराज हमेशा तो मारने की बात करता है, आज पहली बार ये बचाने की बात क्यों कर रहा है। बोधराज एम्ड अगेन, बोधराज फिर कैटापुल्ट उठाता है और टारगेट करता है चील को। द काइट लेफ्ट द राफ्टर एंड स्प्रेडिंग इट विंग्स फ्लू इन अ सेमी सर्कल एंड एलाइटेड ऑन अ बीम। अब क्या होता है कि जब वो निशाना लगाता है तो जो राफ्टर के पास खड़ा था, ठीक है, वहां से वो उड़ जाता है और सेमी सर्कल मतलब सर्कल में घूमते हुए वो अब नीचे आने लगता है। द चिक्स कंटिन्यू टू स्क्रीम, अभी तक वो जो छोटे बच्चे थे वो चिल्लाते हैं। बोधराज हैंडेड मी द कैटापुल्ट एंड सम पेबल्स फ्रॉम हिज पॉकेट,
मतलब कि ऑथर को क्या करता है, बोधराज अपना गुलेल दे देता है और कुछ पत्थर पॉकेट से निकालकर उनको हाथ में दे देता है। एम द काइट, और कहता है चील पर टारगेट करो, गो ऑन हिटिंग इट, उसको हिट करो, डोंट लेट इट सिट डाउन, ही इंस्ट्रक्टेड, बोधराज बोला कि इसको बैठने नहीं देना, इस पर निशाना लगाओ। देन ही रैन एंड पुल अप अ टेबल स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, फिर वो दौड़कर एक टेबल को लाया और उसको दीवार से लगा दिया। टू द मिडिल ऑफ द रूम, रूम के एकदम बीचों बीच। आई डिड नॉट नो हाउ टू यूज द कैटापुल्ट, और मुझे नहीं पता था कि कैटापुल्ट कैसे चलाते हैं। आई ट्राइड वन, लेकिन फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया, बट द काइट हैड लेफ्ट द बीम एंड फ्लोन टू अनदर, लेकिन जैसे ही मैंने निशाना लगाया काइट उड़ गया, ठीक है, और बीम को छोड़कर वो दूसरे जगह जाकर बैठ गया। बोधराज ब्राउट द टेबल राइट अंडर द मैनिया नेस्ट, तो नेक्स्ट घोंसला के ठीक पास लाया टेबल को। देन ही पिक अप अ ब्रोकन चेयर, इसके बाद मान लीजिए हाथ नहीं पहुंच रहा होगा तो फिर उसने एक टूटी हुई चेयर को भी लाया एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर रख दिया। ही क्लाइम ऑन द चेयर, अब वो चेयर पर चढ़ जाता है। जेंटली लिफ्टेड द नेक्स्ट एंड स्लोली स्टेप डाउन, अब क्या करता है वहां पर चढ़ जाता है और मैनिया का जो घोंसला है उसको वो अपने हाथों से उठाने की कोशिश करता है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर ही सेड एंड रैन टुवर्ड्स द डोर, अब क्या करता है मैनिया का जो घोंसला होता है ना उसको हाथ में लेता है और कहता है चलो जल्दी से हमसे भाग चलते हैं। आई फॉलो, और मैं उसका पीछा करता हूँ। आई का मतलब ऑथर। ही वेंट इनटू द गैरेज, अब हम लोग गैरेज में पहुंच जाते हैं। इट हैड ओनली वन डोर, और गैरेज में सिर्फ एक ही डोर होता है एंड ए स्मॉल विंडो इन द बैक वॉल, और पीछे की दीवार में एक छोटा सा विंडो होता है। द काइट कैंट गेट इन हियर, और वो चील यहाँ पर नहीं आ सकता था। ही सेड एंड क्लाइंबिंग ऑन टू अ बॉक्स, वो क्या करता है कि एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है। प्लेस टू द नेस्ट ऑन अ बीम, और बीम के ऊपर उस घोंसले को रख देता है। द मैनिया यंग हैड क्वाइटेंडेड डाउन, अब मैनिया का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स बोथ राज पीप्ड इनटू द नेक्स्ट, अब उन घोंसलों को देखता है, ठीक है, बक्से के ऊपर चढ़कर वो घोंसले को देखता है। नेक्स्ट को आई थॉट ही वुड पिक देम बोथ अप एंड पुट देम इन हिज पॉकेट एज ही यूजुअली डिड, तो बोधराज क्या करता था, जो पक्षियों का घोंसला होता था उसको उठाता था, उसमें जो पक्षी होते थे या फिर अंडे होते थे उसको पॉकेट में रख देता था। तो मैंने ऐसा ही सोचा शायद फिर भी शायद ऐसा ही करने वाला है। बट आफ्टर लुकिंग एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय तक वो मैनिया के घोंसला में उस मैनिया के बच्चे को देख रहा था। ही सेड ब्रिंग सम वाटर एंड द चिक्स आर थ्रस्टी, उसने कहा कि थोड़ा पानी लाओ, ये मैनिया के जो बच्चे प्यासे लग रहे हैं। वी पुट इट ड्रॉप बाई ड्रॉप इनटू देयर माउथ, हम लोग क्या करेंगे बूंद बूंद करके इसके मुंह में डालेंगे, ठीक है, ताकि इसकी प्यास बुझ जाए। आई ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक गिलास पानी लाया। बोथ द चिक्स बिग्स ओपन, दोनों जो मैनिया के बच्चे थे अपने चोंच को ओपन किए। वर पैंटिंग, बोधराज फेड देम विथ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो बोधराज जो था हाँपते हुए, ठीक है, फेड ऑफ मतलब खिलाना, तो यहाँ खिलाना नहीं होगा, यहाँ पानी पिलाना होगा, तो उन बोधराज उन दोनों चिड़ियों को पानी पिला रहा था। ही टोल्ड मी नॉट टू टच देम नॉर डिड ही टच देम हिमसेल्फ, उसने मुझसे मना किया कि इस पक्षियों को टच नहीं करो, और उसने खुद भी इस पक्षियों को टच नहीं किया। हाउ विल देयर पेरेंट्स नो दे आर हियर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि कैसे पता चलेगा इनके पेरेंट्स को कि ये लोग यहाँ पर है, क्योंकि ये लोग गैरेज में लेकर आए थे। दे विल लुक फॉर देम, तो उसने कहा ये लोग इसको सर्च करेंगे। वी स्टेड इन द गैरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों काफ़ी समय तक गैरेज में रुके हुए थे। देन वेन बोधराज केम द नेक्स्ट डे, अगला दिन जब बोधराज आया, ही हैड नीदर कैटापुल्ट नॉर पेपर, ना उसके हाथों में गुलेल थे और ना ही उसके पत्थर पॉकेट में थे। ही कैरिड अ बैग ऑफ सीड्स, उसके हाथ में एक बैग था, वो बैग लेकर आया था और उसमें कुछ बीज थे, सीड्स थे। वी फेड देम मैनियास यंग, हम लोग मैनिया के बच्चे को खिलाएंगे। एंड स्पेंड आवर्स, और समय व्यतीत करेंगे वॉचिंग देयर एंटिक्स, उनकी चहलकदमी को देखने में। तो इस तरह से ये पूरा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।